है, क्या मूल बात है कि हमारे भारतीय गौवंश की एक एक प्रजाति के सिंहों की बनावट अलग अलग थी। तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में इस रायपुर क्षेत्र को जोड़ते हुए यदि मैं बात करूं इस पर, तो यह जो रायपुर जो क्षेत्र है लगभग भारत का मध्य है। यहाँ से भारत का पूर्वी तट नज़दीक है, लेकिन पश्चिमी तट काफ़ी दूर है। और यह जो प्रदेश है यह समवृष्टि के लिए भारत में जाना जाता है। समवृष्टि, पूरे भारत में जो एवरेज रेन है, रेनफॉल है, इसका आंकड़ा अगर आप उठा करके देखो पिछले 50 साल के आंकड़े, तो आप देखोगे कि सबसे समवृष्टि यदि कहीं होती है तो आपके प्रदेश में होती है। सबसे कम बाढ़ छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ। क्या कारण है? और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो धान की उपज के लिए भारत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि धान की फसल के लिए एवरेज रेन चाहिए, ना अतिवृष्टि चाहिए और ना अल्पवृष्टि चाहिए। तो समवृष्टि वर्षा ही कारण है कि छत्तीसगढ़ भारत का धान की खेती में सबसे अग्रणी राज्य है और सबसे ज़्यादा वैरायटी, अगर धान की प्रजातियां भारत में कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। ये सब आप जानते हो, लेकिन इसके मूल में कौन है? यह प्रदेश समवृष्टि वाला कैसे बना? इसके मूल में आप जाओगे तो इसके मूल में यहाँ की गाय, जिसकी पहचान अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कौशली गाय, तो मैं तो नमन करता हूं कि आपने ऐसी उच्च कोटि की गाय को पहचान दिलवाया है। मुझे नहीं पता था अभी से पहले कि इसमें इतनी बड़ी भूमिका आप लोगों की रही है कौशली गाय को पहचानने में, लेकिन इस पर हमारा शोध चल रहा था पिछले 5 वर्षों से। तो इसका विज्ञान क्या है मात्र एक झलक की तरह रखता हूं आपके सामने, लेकिन भारत के समग्र गायों के साथ ऐसा विज्ञान जुड़ा हुआ है। यह जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ये जो रायपुर नहीं, इसको मैं मध्य छत्तीसगढ़ से पूरे दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है, यहां पर क्या होता है तो देखो, सबसे प्रचंड मॉनसून उठता है बंगाल की खाड़ी में। और आप सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ मानसून प्रतिवर्ष बंगाल में बाढ़ लेकर के आता है, चाहे वो पूर्वी बंगाल हो चाहे पश्चिमी बंगाल हो। और उसका एक बड़ा अंश उड़ीसा के समुद्र तट से लग करके जब पश्चिम की ओर तरफ बढ़ता है तो कंधमाल की पहाड़ियों को क्रॉस करते करते उस तूफान की कमर टूट जाती है, क्योंकि वो दूरी लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है। तो 400 किलोमीटर तक तूफान दौड़ते हुए टूट जाता है, और जब वो छत्तीसगढ़ में घुसता है तूफान, तब वो मंद गति से घूमता है। जबकि तूफानों को रोकने के लिए प्रकृति ने पर्वत श्रृंखलाएं बनाई है। तो उड़ीसा के पूर्वी तट से लेकर के मध्य भारत तक मानसून आने में कोई ऐसी बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं मिलती जो तूफान की कमर को तोड़ दे, लेकिन दूरी के कारण यह तूफान टूटता है और मंद गति से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। यह गति इतनी कम होती है कि बरस नहीं सकता, बारिश नहीं हो सकती, इतनी गति मंद होती है तूफान की। लेकिन इसके विपरीत जब अरब सागर से उठा हुआ मॉनसून पूरा महाराष्ट्र को क्रॉस करके जब आपके यहां पहुंचता है, उसकी भी यही गति होती है, वह भी टूट के पहुंचता है। तो अरब सागर का टूटा हुआ मॉनसून और बंगाल की खाड़ी का टूटा हुआ मॉनसून आपकी धरती पर आकर के टकराता है और एक मध्यम वेग का चक्रवात पैदा होता है जो बरस नहीं सकता। लेकिन यहां की प्रजाति की गाय के सींगों की बनावट ऐसी है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे हुए तूफान के चक्रवात को यूं घुमाती है और घुमा करके निम्न गति से आपकी धरती पर पटक देती है।
अगर ये कौशली गाय खत्म हो गई आपके राज्य से, तो उड़ीसा के समुद्री तटीय से उठा हुआ निम्न मानसून जो आपके यहाँ पहुँचने तक निम्न गति प्रदान करता है, और अरब सागर से उठा हुआ मानसून जो निम्न गति से प्रदान करता है, छोटे मोटे चक्रवात बन करके पूरब और पश्चिम की ओर निकल जाएगा, बरसेगा नहीं। ये आपकी गाय की प्रजाति के सींगों की गुणवत्ता है, उसकी वैज्ञानिकता है कि इस छोटे मोटे तूफानों को, छोटे मोटे चक्रवातों को घुमा करके वेग बना करके और यहाँ पटक देती है, और यहाँ पर समवृष्टि होती है। और इसी समवृष्टि का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ धान की खेती में राष्ट्र का सबसे अव्वल प्रदेश रहा है। तो देखो, कृषि के साथ गाय का कितना जुड़ाव है। मुझे याद है बचपन में मैंने अपने गांव में देखा, मैं भी एक कृषि परिवार से बिलोंग्स करता हूं, मैंने अपने बचपन में कृषि देखा है, कृषि किया है। मुझे याद है कि मेरे बचपन तक हमारे गांव में कोई बोरवेल नहीं होता था और कुआं भी नहीं होता था। गांव में एक कुआं होता था जिससे पूरा गांव पानी पीता था, और बोरवेल की कल्पना तो थी नहीं। उस समय जो हमारे गांव में जितनी उपज होती थी, आज मैं उसकी जब तुलना करता हूं तो वह उपज आधा भी नहीं है। जबकि संसाधन के मामले में ट्रैक्टर आ गया, कम से कम हमारे गांव में कम से कम 100 से ज़्यादा बोरवेल हैं। हाँ, सारी संसाधन आते हुए भी जो प्रोडक्शन है वो घट करके आधा हो गया। बिल्कुल विचार करने वाली बात है, कैसे आधा हो गया? कोई साधन नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा साधन था कि हमारे गांव में 3000 गौवंश थे। हर घर में 40-50 से कम गौवंश नहीं हुआ करता था, और पूरे गांव का गौवंश जो है एक साथ निकल करके जंगलों में चरने के लिए जाता था, और शाम में सारे गौवंश आ जाता था। और कोई भी गौवंश का पालक दूध बेचने के लिए गौवंश का पालन नहीं करता था। दूध कोई विषय नहीं था, दूध बिकता हुआ नहीं था। बचपन में मैंने दूध बिकते हुए देखा ही नहीं है। सबके घर पे गाय थी, और यदि किसी के घर पर गाय नहीं है तो कोई भी किसी के घर से दूध मांग लेता था, उसके बदले में रुपया चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूध और पूत, मैंने बचपन में सुना कि दो चीज़ें बिक नहीं सकती, दूध और पूत। आज देखो आज का भारत क्या हुआ, दूध भी बिक रहा है, पूत भी बिक रहा है, और मिट्टी भी बिक रही है, धरती भी बिक रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट आने के पहले तक भारत में भूमि सेल नहीं होता था, केवल ट्रांसफ़र होता था। किसी के वंश में कोई नहीं है तो कोई पोता को दे दिया, कोई नाती को दे दिया, कोई भगना को दे दिया, ऐसे ही परिवारों में ट्रांसफ़र हो जाते थे। कभी भी लिखित एग्रीमेंट होकर के पैसे के बल पर कुछ चीज़ें बिकती नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो ये सब तो बहुत बाद का बदला हुआ है, लेकिन आज की पीढ़ियों को इसका भी भान नहीं है कि कैसे देखते देखते जो है सो पूरा भारत बदल गया। तो ये एक जो है विषय, मैंने चूँकि माननीय मंत्री महोदय जी ने जो कौशली गाय का जिक्र कर दिया, तो मुझे लगा कि ये संदर्भ जो है आपके सामने रखना चाहिए, वरना मेरा जो मूल विषय है वो चिकित्सा का विषय है। तो यह जो गाय है, एक जो प्रश्न सामान्य व्यक्ति के मन में उठता है कि आखिर गाय में क्या ऐसा है, क्या गाय में ऐसा है ना। सोशल मीडिया में देखता हूँ मैं, इतने सारे बकवास आते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि गौमूत्र पी रहे, गोबर खा रहे हैं, ये कोई संडास खाने की चीज़ है क्या, कोई यूरिन मूत्र कुछ पीने की चीज़ है क्या। बिल्कुल सच बात है, संडास खाने की चीज़ नहीं है, और किसी का यूरिन पीने की चीज़ नहीं है। लेकिन हमारी गाय न तो यूरिन देती है और न संडास देती है, इसलिए इसका हम भक्षण करते हैं। अथर्ववेद स्पष्ट कहते हैं, गावो शमस्य प्रथमस्य भक्ष। गावो यानी गाय से प्राप्त द्रव्य, ये द्रव्य है, वो संडास है ही नहीं और वो मूत्र भी नहीं है। तो गावो, गाय से प्राप्त द्रव्य सोमस्य अर्थात सोम की तरह है। सोम आप जानते हो, चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा की तरह है। तो
तो यदि गाय के गव्यों की पहचान करनी है तो आपको चंद्रमा से करनी पड़ेगी। गाय का गौमूत्र, उसकी तासीर कैसी है समझना है तो चंद्रमा को समझिए। हमारी गाय का गोमय, जिसको सामान्य भाषा में गोबर कह देते हैं हम, इसकी तासीर यदि समझनी है तो चंद्रमा को समझना पड़ेगा। तो चंद्रमा हमारे पूरे सौरमंडल में एक ही उपग्रह है जो सरल है, सुंदर है और शीतल है। चंद्रमा सबसे शीतल है पूरे सौरमंडल में, सबसे सरल है, आसानी से देख सकते हैं, निहार सकते हैं, और सबसे सुंदर है। पूर्णिमा की रात चांदनी, चांद को देखो तो देखते ही रहने का मन करता है। उसकी शीतलता में बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता है। तो चंद्रमा ही है जो सरल, सुंदर और शीतल है। और हमारे अथर्ववेद क्या कहते हैं कि गाय का गव्य, गाय से प्राप्त द्रव्य बिल्कुल चंद्रमा की तरह है। यानी गाय के सारे गव्य सरल, सुंदर और शीतल हैं। तो क्या करना इस शीतलता का? प्रथमस्य भक्ष। जब भी जीवन का पहला प्रसंग आ जाए तो इसका भक्षण कीजिए। इस सूत्र का हमने छोटे बच्चों पर एप्लीकेशन शुरू किया, क्योंकि जीवन का पहला प्रसंग आता है जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर निकलता है, जब वह जन्म लेता है और इस वायुमंडल में पहली बार जब वह प्रवेश करता है अपनी मां के गर्भ के वायुमंडल से बाहर निकल करके, उसके जीवन का पहला प्रसंग